जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसा कि हमने बताया था कि बहुत जल्द ही हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस एवं हिंदी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने ज्योतियम के द्वारा आप लोगों ने क्लास ली होगी कि हिंदी की पहली डेमो क्लास थी, और आज हम आपको रीजनिंग की क्लास में वेन डायग्राम जो है वो चैप्टर कराएंगे। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो अगर यूट्यूब पे क्लास ले रहे हों या फिर ऐप में क्लास ले रहे हों, ये ओपन क्लास है तो यूट्यूब पर भी रहेगी, इसके अलावा आपके ऐप पर भी क्लास चल रही है। तो नाम है सेवन चैप्टर की बात की जाए तो वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें मोस्टली 2 से 3 टाइप के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, और हमेशा एक प्रश्न इससे रहता ही रहता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। चाहे आपका, अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस में, तो यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी यूपी पुलिस की आपको पता है कि जो भर्ती है वो आने वाली है, यूपी पुलिस में हो, ठीक है, उसका कांस्टेबल की भर्ती जो है वो आने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एसएससी के किसी भी फॉर्मेट में, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्स हैं, चाहे कोई भी आपका बैंकिंग में हो या अदर कोई एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जैसे अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है, अभी स्टार्ट होने वाला 10 जनवरी से, तो उस जीडी के एग्जाम में भी आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वेन डायग्राम होता क्या है, सिंपल भाषा में कहें, यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपके अक्षर हों या कुछ वस्तुएं हैं, है ना, इसके अलावा कभी इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, आकृतियों की फॉर्म में, आकृतियों के रूप में जो प्रदर्शन करने की तरीका है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम या वेन आरेख कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि इसमें सबसे पहले मोस्टली 2 टाइप के जो प्रश्न हैं वो ही अधिकांशतः क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि सीधा सीधा आपको क्या दिया जाएगा, कुछ वस्तुएं दी जाएंगी, वस्तुएं या शहरों, है ना, के नाम, सीधी तरह से वस्तुएं ही लिख लो या अक्षर भी हो सकते हैं, उनमें से उनके नाम दिए जाएंगे, उनको रिप्रेजेंट किया। दूसरी तरफ क्या दिया जाता है, पहले से आपको आरेख दिया जाता है, एक वेन आरेख, और उसमें से आपको इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करनी होती है, और उस जानकारी के आधार पर ही आपको प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। दोनों में मेरी समझते हैं। जैसे इसमें अगर एक एग्जाम्पल लूँ मैं, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे पटना, बिहार और गंगा, ठीक है, गंगा नदी है। तो अब यहाँ से समझ रहा है, यहाँ पर 3 चीज़ें दी हैं आपको, एक पटना दिया है, बिहार दिया है और गंगा दिया है, और इसको रिप्रेजेंट करना है आपको वेन आरेख के रूप में। ध्यान से समझना, पटना जो है वो क्या है, बिहार की कैपिटल है, या हम कह सकते हैं बिहार का एक शहर है। तो चूंकि पटना बिहार के अंतर्गत है, तो ये तो आएगा बिहार, और इस तरीके, सॉरी, पटना, और ये आ जाएगा बिहार। ये वाला जो डायग्राम होगा ये पटना का रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा पूरा बिहार को। ध्यान से समझना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पटना ही एकमात्र बिहार का शहर है, और भी उसमें शहर होंगे, बिहार में गांव होंगे, तो एक छोटे से भाग को, यानी बाकी एरिया खुला रहेगा, तो एक छोटा सा भाग दिखाएंगे पटना का, और ये बिहार के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करें गंगा की, तो देखो गंगा नदी जो है वो बिहार में है, आपको पता है, क्योंकि और ये पटना से ही होकर बहती है। तो अब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जो हमारे इसमें जानकारी है वो इस डायग्राम से दिखनी चाहिए। अगर हम इसको इस तरीके से बना दें या गंगा नदी को अलग कर दें, तो सोचेंगे गंगा तो अलग है, ये शहर है दोनों, और ये मतलब राज्य है, गंगा अलग हो गई। तो इस तरीके से नहीं करना है, इसको ऐसे दिखाना है कि पटना जो है, यानी गंगा रिवर, ये दोनों में बह रही है। क्योंकि हमने इसे अलग एरिया में कुछ क्यों दिखाया, कुछ भाग इसका अलग इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारा, ऐसा तो है नहीं कि पूरी गंगा नदी सिर्फ बिहार में ही बह रही है,
अन्य राज्यों में भी है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो ऐसे अलग अलग राज्यों में भी है, तो इसलिए हम उसको बाहर भी दिखाएंगे। और पटना में भी है और बिहार के कुछ भाग में भी वो बहती है, तो इसलिए ये जो डायग्राम है ये एकदम सही रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि जब ऑप्शन मिलेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये हमने आपको लिख के दिखा दिया, तो आपको ऑप्शन किस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये वेन डायग्राम में क्या होता है, ये है पहला प्रकार, जहाँ पर आपको पहले से कोई जानकारी दी जाए यानी नाम दिए जाएंगे और नाम के आधार पर डायग्राम बनाना होगा। दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि आपको पहले से वेन डायग्राम पहले दिया होगा और उस जानकारी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपसे अगर ये कोई जानकारी देता हूँ, जैसे मान लो ये है एक आयत, ठीक है भाई, और ये है एक वृत्त, और ये है आपका एक त्रिभुज, ट्रायंगल। अब हमने यहाँ पर कह दिया कि ये जो त्रिभुज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वकील को, और ये जो वृत्त है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अध्यापक को, और ये जो आयत है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर, ठीक है भाई, ये प्रोफेशन है। अब इनमें हम नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ 10, ठीक है, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, ये हमने नंबर दे दिया, ठीक है। अब इस जानकारी के आधार पर आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने वकील हैं जो अध्यापक भी हैं, ठीक है, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि ऐसे कितने वकील हैं जो अध्यापक भी हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई वो क्वेश्चन की डिमांड क्या होता है, कि हम बहुत बार क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो अगर ऐसे कितने वकील हैं, ठीक, जो अध्यापक भी हैं, इसका मतलब आपको वो व्यक्ति बताने हैं जो वकील भी हो और अध्यापक भी हो, दोनों प्रोफेशन में हो। तो यहाँ पर देखो, ये वाला है अध्यापक का डायग्राम और ये वाला है वकील का, ठीक। तो अगर हमें वो बताने हैं कि ऐसे कितने वकील हैं जो अध्यापक भी हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा 7 और ये 5 दोनों मिल जाएंगे इस डायग्राम में। ये वाला भी नहीं मिलेगा। अब कहोगे सर 5 क्यों लिया, ये तो डॉक्टर भी है, लेकिन उसने डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हमें बस ये देखना है कि वकील वाला डायग्राम ये है, तो वकील में ऐसे कितने हैं जो अध्यापक भी हैं, तो 7 और 5 12, इसका जो राइट आंसर होगा 7 और 5 12। अगर मैं ये कहता कि ऐसे कितने वकील हैं जो केवल अध्यापक हैं, यार अध्यापक हैं और अध्यापक तो हैं परंतु डॉक्टर नहीं है, तब सिर्फ आंसर क्या होता है इसका 7 हो जाता, तो ये 5 हट जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 12, ठीक है 12। अगर क्वेश्चन ये होता कि ऐसे कितने वकील हैं जो अध्यापक तो हैं परंतु डॉक्टर नहीं हैं, तो इस केस में जो आंसर होता वो आपका 7 होता। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो वेन डायग्राम से जब भी प्रश्न आएगा वो हमेशा इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछते हैं। मोस्टली अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं आप सभी को कि जो भी स्टूडेंट्स ऐप के अंदर क्लास ले रहे हैं उन सभी को इसी तरीके से आपको प्रॉपर ढंग से, बेहतर ढंग से एक एक चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो लोग यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि आपका, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर नहीं आए पसंद तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी सुविधा के अनुसार लाइक करना या ना भी करें, ठीक है। चलो, और ये ध्यान रखना ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो
आप अपने जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस में देखो क्या वेन डायग्राम चैप्टर है, अगर है तो आपका यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम एक दो प्रश्न और लेते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अभी है इस टाइप के क्वेश्चन है। नंबर 1 है आपका सोडा वाटर, दूसरा है मिनरल वाटर और तीसरा ऑप्शन सिर्फ लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला में क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है सोडा वाटर, दूसरा दे रखा है मिनरल वाटर, तीसरा दे रखा है लिक्विड। तो अब इसे कैसे करोगे, वही तरीका है कि जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो हमेशा आपको वृत्त के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना है। अदरवाइज जब वो पहले से डायग्राम बना के देगा तो उसमें वो ट्रायंगल भी यूज करेगा, रेक्टेंगल भी यूज करेगा, सर्कल भी यूज करेगा, इसके अलावा भी कोई भी आकृति का यूज कर सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है। ठीक है, और आप ध्यान रखना कभी भी जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ये जानकारी अवश्य होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहले तो प्रिपरेशन के टाइम होता क्या, हम बहुत सारी चीज़ों को अनावश्यक पढ़ते रहते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। अगर वो आपके सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उसको नहीं छेड़ना है। अब फिर एग्जाम की तैयारी के टाइम तो नहीं छेड़ना है, बाकी टाइम आप अगर पढ़ना चाहते हैं किसी और एग्जाम के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आप जिस एग्जाम के प्रिपरेशन में हैं उस एग्जाम जैसे एसएससी जीडी है, अब उसके लिए कोई बच्चा एडवांस मैथ के कह रहा है एडवांस करवाओ, तो एडवांस मैथ है ही नहीं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, उसमें सिर्फ एक मेंसुरेशन है। चाहे उसे आप अर्थमेटिक में रख लें चाहे आप एडवांस में रख लें, तो सिर्फ मेंसुरेशन वाला पार्ट जो है वो ही पढ़ना है। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना ही नहीं है, अलजेब्रा पढ़ना ही नहीं है, जो है ही नहीं। अर्थमेटिक में लिमिटेड चैप्टर हैं आपके 15 से 16 चैप्टर, जिसको उन्होंने टोटल 18 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है या 17 में, तो वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपको अपने अर्थमेटिक पे कमांड अच्छी करनी है और एडवांस मैथ में सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, आपको एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक भी पढ़ना पड़ेगा। मेंस में एडवांस का वेटेज ज़्यादा है तो एडवांस पे फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एमटीएस वगैरह या सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, एडवांस भी और अर्थमेटिक भी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे रीजनिंग का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो लगभग सभी एग्जाम में सेम है ना, थोड़े बहुत चैप्टर का डिफरेंस है इधर से उधर। जैसे अगर आप यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ मैथमेटिक्स 17 से 18 नंबर का सिर्फ रहता है, लेकिन अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में उनकी वर्बल जो रीजनिंग है वो ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कथन एवं कार्यवाहियाँ हैं, ये चैप्टर भी मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है, कथन एवं अवधारणा, कथन एवं तर्क, कथन एवं कारण, कथन एवं पूर्व धारणा। तो इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा न्याय निगमन, ये चैप्टर अगर आप सही से करके जाएंगे तो यूपी पुलिस में आप देख पाएंगे लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो 7 से 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं सीधे सीधे। ठीक है, और ये चैप्टर कितने हैं, 5। पूर्व अवधारणा या राडी एक ही चैप्टर है, ये इसे आप अलग ना रखें, ये इसी के साथ लिंक कर दो। तो ये टोटल चैप्टर कितने बने, तीनों तो 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर से कम 10। और ये देखा जाता कई बार तो ये संख्या बढ़ के 10 से 15 क्वेश्चन तक चली जाती है यहाँ से। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, ये चैप्टर आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल थ्योरेटिकल प्रश्न है, यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम आपको करवाएंगे एक एक चैप्टर। ठीक है, फिलहाल अभी हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, सोडा वाटर, मिनरल वाटर एंड लिक्विड। ध्यान समझो, सोडा वाटर की अगर बात करें या मिनरल वाटर, दोनों अलग अलग है, जल ही है, लेकिन मिनरल वाटर के अंदर क्या होता है, मिनरल्स ऐड होते हैं तो वो अलग से प्रकार हो गया,
और अगर सोडा वाटर की बात करें तो उसमें सोडा, तो इन दोनों को तो हम अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन ये दोनों हैं क्या, लिक्विड ही तो है। लिक्विड इंग्लिश में उन्होंने शब्द लिख दिया, इसको हिंदी में हम द्रव कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिक्विड हैं, तो ये वाला डायग्राम आएगा, दोनों लिक्विड के अंदर आएंगे। आपको ये ना कहे सर क्या होता है लिक्विड, तो और भी चीजें होती थी, ये जो खाली स्पेस है वो बाकी चीजों के लिए छुटा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से रखना। तो इस तरीके से जो डायग्राम होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक पुरुष महिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षक पुरुष महिलाएं। इस डायग्राम को आपको बनाना है, तो ध्यान से समझो, ये दोनों ही मनुष्य कैटेगरी आते हैं, लेकिन पुरुष ये दोनों अलग लिंग होता है, ये दोनों लिंग है यानी अलग अलग, मेल और फीमेल। तो ये तो हो गए मेल, दूसरे हो गए ये फीमेल। अब अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक क्या है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कभी कुछ पुरुष महिलाएं हो या कुछ महिलाएं पुरुष हो, नहीं हो सकती, तो इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। लेकिन अब इस डायग्राम को जरा समझो, शिक्षक को, शिक्षक क्या है, शिक्षक में कुछ ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि सारे शिक्षक जो हैं वो सिर्फ पुरुष ही होंगे, ऐसा भी नहीं है, या सारे शिक्षक महिलाएं होंगी, ये भी नहीं है। तो क्या होगा, इस तरीके से शिक्षक वाला एक काट देगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये है शिक्षक के लिए, जो कि क्या होगा, कुछ तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ये है पुरुष और ये है महिलाएं, तो कुछ शिक्षक भी होंगे, ठीक है। या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यही आएगा, शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच, ठीक है, यही आ जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, और कोई रिप्रेजेंटेशन का तरीका है नहीं। करेक्ट है। चलो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अगला इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है सही है, थोड़ा सा बस ये है, इसलिए ध्यान रखना कि शिक्षक जो है क्या अन्य कैटेगरी में भी हो सकते हैं। तो ये जो स्पेस है वहाँ बिल्कुल हो सकते हैं, कि मतलब कोई अदर, जरूरी नहीं है कि ट्रांसजेंडर हो, तो वो भी कोई टीचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि ये कंफर्म है, हम तो ये कह सकते हैं कि सारे शिक्षक पुरुष भी नहीं हो सकते हैं, या सारी महिलाएं शिक्षक नहीं हो सकती हैं। तो अलग अलग रखेंगे, लेकिन शिक्षक वाला डायग्राम वो इस तरीके से हम काट देंगे, तो यही राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो कि आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, चोर पुलिस अपराधी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, चोर पुलिस अपराधी, ठीक है। चोर पुलिस अपराधी, ध्यान समझो। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें अपराधी की, तो चोर जो है वो क्या है, कोई भी चोर हो, और वो क्या होगा, वो अपराधी जरूर होगा, तो ये तो आ गया ये, ठीक है। अब बात करेंगे पुलिस की, तो पुलिस की अगर बात करेंगे तो क्या पुलिस में अगर ऑप्शन आएगी चपरासी, मतलब पुलिस जो है वो क्या हो सकती है, वो चोर हो सकती है, नहीं, ठीक है। सामान्य जीवन में भले ही हो, लेकिन उसको क्या करेंगे, अलग रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो डायग्राम है वो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये ना कहते कि सर पुलिस भी तो अपराध करती है, तो इस तरीके से काट देंगे, लेकिन यहाँ जो पुलिस है वो अपराध के नहीं, ये अपराध को रोकने के लिए, चोरों को पकड़ने का काम होता है, जो सही में मायने में वो है। बाकी में अगर कुछ है भी एक्सेप्शन, तो उसको यहाँ पर नहीं लेना है फिलहाल। ये है चोर के लिए और ये है अपराधी के लिए, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद अलग टाइप के प्रश्नों को लेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, ठीक है, पॉकेट मार, अगला है आगजनी करने वाला, और फिर है अपराधी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्या है, पॉकेट मार, आगजनी करने वाला, अपराधी। तो एक चीज समझो, जैसे अगर हमने ये पॉकेट मार को दिखा दिया, क्या कोई पॉकेट मार जो है वो ध्यान समझना, पॉकेट मार जो है वो क्या आगजनी करने वाला भी हो सकता है, ठीक है। आगजनी करने वाला का मतलब ये है कि जैसे हिंसक गतिविधियां करने वाला, कहीं भी आग लगाना, इस तरीके की गतिविधियां करने वाला, ठीक है। अब चाहे पॉकेट मार हो या आगजनी करने वाला हो, मान लो ये है, ये दोनों ही किसकी श्रेणी में आते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है।
अपराध दोनों ही करते हैं, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, बस इसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि पॉकेट मार जो है क्या वो आगजनी करने वाले से मैंने कहा था, तो बिल्कुल इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ पॉकेट मार जो है वो क्या हो सकते हैं, आगजनी करने वाले भी हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे पॉकेट मार हो आगजनी करने वाले, या कुछ आगजनी करने वाले पॉकेट मार भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो जाते हैं। तो ये दोनों आएंगे किसकी श्रेणी में, अपराध की ही श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन है कि शाक बक्षी बाघ पशु, शाक बक्षी बाघ पशु, शाक बक्षी बाघ पशु, इसका डायग्राम बनाओ फटाफट और फिर देखना है क्या आपका बनता है, और आप मैच करना क्या सही है, नहीं फिर हम क्वेश्चन के टाइप को चेंज कर रहे हैं। और आप जो टाइप पढ़ाएंगे वो आपके वही होगी, जो डायग्राम दिया होगा उसमें इंफॉर्मेशन पहले से दी जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं। अब इसको मैं बता देता हूँ, शाक बक्षी का मतलब क्या होता है, ये होता है हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। तो शाकाहारी है, ये अलग हो गया। दूसरा तरफ बाघ, बाघ एक मांसाहारी है, तो ये अलग हो गया। अब ये क्या होंगे, पशु होंगे, ये 100% हो गया। ठीक है, तो ये हो गए पशु के लिए। तो ये जो डायग्राम है वो करेक्ट है। तो ये तो था आपका डायग्राम के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। अब इसी में क्या होगा, कई प्रकार आपके आ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में आपको कहोगे तो जो लोग ऐप पे क्लास ले रहे हैं, इसका हम आपको असाइनमेंट जो है वो आपको भेज देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब हम टाइप 2 पे आते हैं, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं उन पे 2-4 प्रैक्टिस अच्छे से करवा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। अगर एक बार आपने जैसे ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो बड़े आराम से क्वेश्चन जो है आपका 100% सही ही होगा। और इसी आधार पर आगे अभी हम चलेंगे, जो उसमें एक क्वेश्चन आता है कथन एवं न्याय निर्माण वाला चैप्टर। ये जो है न्याय निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना कि न्याय निगमन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे अभी हम कराएंगे इसके तुरंत बाद रीजनिंग में। इसी चैप्टर के बाद आपका अगला चैप्टर जो आएगा वो न्याय निगमन होगा। और न्याय निगमन से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपका वो CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, या आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या और कोई भी एग्जाम है, अगर आप बिहार SI वगैरह में देने जाते कांस्टेबल वगैरह, उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, चलो। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया जाए, जैसे उन्होंने कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है डायग्राम के थ्रू, मैं भी आपको वो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये है आपका वो डायग्राम। ठीक है, और इस डायग्राम में उन्होंने कुछ नंबर्स लिखे, वो नंबर मैं भी लिख देता हूँ। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। ठीक है, इसके अलावा 4, 5, 6, 7। अब ये रिप्रेजेंट किस किस को कर रहे हैं वो ध्यान रखना। ये है बायोलॉजी के स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में बायो लिख देता हूँ, और ये है मैथ्स के स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये हैं आपके केमिस्ट्री है क्या, कंप्यूटर। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये कंप्यूटर मैंने लिखा है, इसका मतलब है ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, यानी सॉरी स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट्स, और ये बायो के स्टूडेंट्स हैं, और ये मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। अब ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आपको इस डायग्राम के आधार पर प्रश्न का जवाब देना है। वो क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने छात्र हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित ना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, वे छात्र जो क्या करते हैं, जो बायो एवं क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर, बायो और कंप्यूटर तो पढ़ रहे हो, परंतु क्या हो, मैथ्स नहीं। ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ध्यान समझो, जो ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जो बायो और कंप्यूटर दोनों पढ़
रहे हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहे होंगे। ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर पहले तो वो देखो कि बायो और कंप्यूटर के कॉमन कितने हैं। तो बायो और कंप्यूटर के जो कॉमन आएंगे तो सिर्फ उसमें मैथ्स को ऐड ही नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन पर अगर ध्यान से देना है, देखो पहले तो बायो और कंप्यूटर दोनों में जो कॉमन है वो 5 और 7 है। चूंकि ये जो 5 है इसके पास मैथ भी है तो ये वाला तो हट जाएगा, तो सिर्फ आंसर क्या रह जाएगा 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 है। ध्यान समझ आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। हम लोग क्या करेंगे, आप जो गलती करते हो 5 और 7 दोनों को जोड़ देते हैं। जिनके पास बायो और कंप्यूटर है तो इसके पास भी ये वाला जो है डायग्राम दोनों बायो और कंप्यूटर वाला देख लिया, तो यहाँ पर क्या है 5 और 7 12 कर दोगे। जबकि उसने कहा कि उनके पास मैथ नहीं होना चाहिए। ये जो 5 है इनके पास, ये 2-5 छात्र हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट है, मैथ्स भी है, बायो भी है, कंप्यूटर भी है। यानी जो मैथ भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं और बायो भी पढ़ रहे हैं, तो ये तो है 5। और ये 7 वो छात्र हैं जो क्या कर रहे हैं, बायो और कंप्यूटर दोनों पढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो छात्र कितने हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, केवल बायो पढ़ने वाले छात्र, तो बताओ क्या करोगे। बायो पढ़ने वाले छात्र, केवल बायो पढ़ने वाले छात्र, क्योंकि अब उसने कहा केवल बायो पढ़ने वाले छात्र, तो ना तो ये हम लेंगे, ये बायो वाला डायग्राम है, ना तो हम इस 5 को लेंगे ना ही 4 को लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इस 7 को ले लेंगे तो ये कंप्यूटर भी इनके पास है, ये 5 तो तीनों के पास है, और 4 जो है इसमें मैथ भी है। तो ये 2 छात्र हैं सिर्फ जिनके पास क्या है, केवल बायोलॉजी है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है चीज़ों को। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डायग्राम के थ्रू ही आपको दे रखा है, मैं आपको बना देता हूँ डायग्राम, और उस डायग्राम से आपको क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है भाई, ये है, ये है डायग्राम। ठीक है, अब इसमें जो नंबर लिखे हैं मैं नंबर को लिख देता हूँ 1 2 3। इसके अलावा कौन कौन से नंबर है, 4 5 6 7। ये 6 5 वहाँ है या अंदर, अंदर, ये 5 यहाँ है। चलो ये है आपका डायग्राम। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो त्रिभुज है ये तो है इंजीनियर के लिए, इंजीनियर, और ये जो डायग्राम है वो है अच्छे वक्ता, वक्ता मतलब गुड स्पीकर, और ये जो डायग्राम है वो है डॉक्टर के लिए, ये डॉक्टर के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। ये क्वेश्चन अलग है, ये ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अलग है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। अब आपको पहले तो बहुत सारे, मैं यहाँ से कई प्रश्न बना सकता हूँ, उन प्रश्नों के आधार पर आपको क्या करना है, इनका जवाब देना इस डायग्राम के आधार पर। अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, क्वेश्चन ये है, ऐसे उन डॉक्टरों की संख्या बताइए जो ना तो इंजीनियर हैं ना अच्छे वक्ता हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि उन डॉक्टर्स की संख्या बताओ, उन डॉक्टरों की संख्या जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही क्या है, अच्छे वक्ता हैं। क्वेश्चन ये है, यानी ऐसे डॉक्टर बताने हैं और इंजीनियर ना, तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर ना हो तो गलत नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन है उन डॉक्टरों की संख्या जो ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो ध्यान के रखना है, उन डॉक्टर्स की संख्या बतानी है जो ना तो इंजीनियर है ना ही अच्छे वक्ता है। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर पहले तो डॉक्टर देखो कि कौन से हैं, ये डॉक्टर का डायग्राम है। अब इसमें से उन डॉक्टर को लेना जो ना तो इंजीनियर है ना ही अच्छे वक्ता है। तो इंजीनियर और वक्ता के अंदर जो चीज आ रही है, इसका मतलब पता क्या है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। इसका मतलब सीधा क्वेश्चन ये है, केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी है, जो सिर्फ डॉक्टर है ना कुछ भी नहीं है, तो वो वाली संख्या क्या है, ये 2 है, और ये इसका आंसर भी है। ठीक है,
अब ये देखो, ये वो हैं जो ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर, बाकी अगर इन 5 को शामिल करते हैं तो ये इंजीनियर है, इनको 6 को शामिल करते हैं तो ये अच्छे वक्ता है, अगर इनको शामिल करते हैं तो ये इंजीनियर और वक्ता भी हैं, तो ये सब हट जाएंगे, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा उसने, अगर वो चाहता तो सीधा प्रश्न पूछता तो क्या पूछता कि उन डॉक्टर्स केवल डॉक्टरों की संख्या बताओ जो सिर्फ डॉक्टर है, अर्थात या उन व्यक्तियों की संख्या जो सिर्फ डॉक्टर है। हो गया, जब सिर्फ डॉक्टर है या केवल डॉक्टर है, इसका मतलब बाकी प्रोफेशन नहीं है उनके पास। इसका मतलब ये होता है, लैंग्वेज में शब्दों का अंतर समझो, यहाँ पर जो कीवर्ड्स होते हैं वो केवल, केवल का मतलब होता है सिर्फ, वही, ओनली। अगर कहे कि वो ना तो ये ना ये, इसका मतलब यही चीज है, यहाँ पर ये भी कह सकता है केवल डॉक्टर, इसका मतलब या सिर्फ डॉक्टर, तो सिर्फ 2 ही आंसर आता। अब जैसे अगला प्रश्न है, अगर वो ये कहता है कि उन डॉक्टरों की संख्या बताओ जो इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अब यहाँ पर एक शब्द लगा इंजीनियर भी, इसका मतलब आपको वो व्यक्ति चुनने हैं जो डॉक्टर भी हो और इंजीनियर भी हो, दोनों ही प्रोफेशन हो जिनके पास। अब ये वाले 2 भी काउंट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये ओनली क्या है, डॉक्टर डॉक्टर है, तो यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर वाला पार्ट आएगा, यानी ये इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा, ध्यान समझो। और गलती से इनको मत ऐड कर लेना, क्योंकि ये जो 7 है वो क्या है, ये वे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी, डॉक्टर, अच्छे वक्ता एवं इंजीनियर तीनों हैं, तो 7 आंसर आएगा। अगर कहे ऐसे वक्ता, अच्छे वक्ताओं की संख्या बताओ जो क्या है, डॉक्टर भी हैं, तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, या कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो सारे जोड़ दो। ठीक है भाई, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है। इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको, क्वेश्चन हमेशा करना है। इस बार के सीजन में भी प्रश्न इस टाइप से पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही बेहतर स्थिति में होंगे। तो प्रैक्टिस आपको ही करनी है। हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तरीके, रूल्स बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अंत में आपको एक प्रश्न देता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है भाई, और सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब जरूर देंगे और सही जवाब देंगे। ठीक है, तो वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न ये है, मैं आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है, वो प्रश्न ये है। ठीक है, ये हैं आपके मैथ्स के स्टूडेंट्स, ये हैं बायो, ये हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, A B C D E F G, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको बताने हैं वे छात्र जो बायो पढ़ते हैं परंतु मैथ्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वे छात्र जो बायो पढ़ते हैं परंतु मैथ या केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, उनकी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरी प्रयास किया, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टाइप के प्रश्न जो हैं और वीडियो लेक्चर हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।